जब से मेरी नई नवेली बहू घर आई थी, वह अपने बीबी को कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देता था और हर समय दरवाजा लगाकर रखता था। मुझे उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती थी। एक दिन जब मैंने उसे अपनी कसम दी और इस चीखने चिल्लाने का कारण पूछी, तो वो कहने लगी, माँ जी, आपका बेटा दिन भर में मेरे साथ 4-5 बार जानवरों वाला रिश्ता बनाता है और उसके बाद मेरा नाम ममता है। मेरा एक 24 साल का जवान बेटा है, जिसका नाम मैंने बड़ी प्यार से आदर्श रखा था। जिस समय मेरा बेटा छोटा था, उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने बेटे को आदर्श को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैंने हर तरह की कोशिश की कि मेरा बेटा ईमानदार, सज्जन और लड़कियों की इज्जत करने वाला हो। और अब जब वो जवान हो गया है, फिर उसने समय के साथ पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी स्टार्ट कर दी थी और 3 साल से बाहर रहकर वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता था और मैं यहाँ पर अकेली रहती थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी जान पहचान वाले थे और मेरा अपना घर था। मेरे बेटे की कोई अस्थायी जॉब न होने के कारण वह मेरे पास आकर नहीं रह सकता था। लेकिन एक दिन मैंने आदर्श को कहा, बेटा, तुम जो दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हो, तुम यहीं पर नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि अब मुझसे अकेला नहीं रह जाता। तुम्हें तो पता ही है, अब मेरी उम्र हो गई है। मुझे इस घर पे खालीपन बहुत ही ज्यादा अखरता है। मैं अकेले रहकर बहुत ही परेशान हो गई हूँ और अब मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बातें सुनने के बाद आदर्श मुझसे कहने लगा कि माँ, तुम्हें तो पता ही है आजकल जॉब कितनी मुश्किल से मिलती है और इतना अच्छा जॉब छोड़कर मुझे आने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन फिर मैंने जब उस पर दबाव बनाया तो न चाहते हुए भी उसे आना पड़ा और अब वह यहीं पर एक कंपनी में काम करने लगा। अब मेरा बेटा मेरे पास रहता था और मुझे क्या चाहिए था। मैं बहुत ही खुश थी। एक दिन आदर्श अपने दोस्त की शादी में गया, लेकिन जब से वह शादी से लौटकर आया था, वह बहुत ही खुश रहने लगा था। अब जब भी उसे मौका मिलता घर में रहने का, तो वह गुनगुनाने लगता था और हर समय मुस्कुराते रहता था। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरे सामने बहाना बना लिया। एक दिन मेरी बहन आदर्श का रिश्ता लेकर मेरे घर पर आई। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी। मुझे तो वो लड़की पहली नजर में पसंद पड़ गई थी। मैंने अपनी बहन से कहा, ठीक है, जब रात में आदर्श काम पर से लौटेगा तो मैं उससे इस बारे में बातें करूंगी। शाम को जब आदर्श ऑफिस से लौट के आया तो मैंने उसे लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तेरे लिए मौसी तेरी रिश्ता लेकर आई है। मुझे तो ये लड़की बहुत ही पसंद है। अब तू देखकर बता कि लड़की तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं। आदर्श तस्वीर देखने लगा और फिर मुझसे बोला, माँ, मैं इस लड़की की शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की में क्या बुराई है? देखने में कितनी सुंदर है, बहुत ही अच्छे घराने की है। तो मेरी बात पे वो बोला, मुझे कोई और दूसरी लड़की पसंद है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा, दूसरी लड़की? आखिर कौन है वो लड़की? मेरे मन में थोड़ा सा डर होने लगा था, कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। वो बोला, माँ, आप पूछ रही थी ना मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना खुश क्यों था। असल में मुझे वो लड़की मेरी दोस्त की शादी में मिली थी। उसे देखते ही पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। और फिर आदर्श मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाने लगा जो उसने उस वक्त शादी के समय खींच कर रखा था। मैंने फोटो को देखा, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसे देखकर मुझे बहुत ही संस्कारी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम इस लड़की के साथ ही खुश रहना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। तुम जल्दी से जाकर इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। मैं खुद ही जाकर तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करूंगी और फिर इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी बात सुनने के बाद आदर्श बहुत ही खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। फिर 2-3 दिन के बाद ही उसने मुझे लड़की का पता चल गया और फिर उसके घर पहुंच गई। लड़की और अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। मैंने उस लड़की से भी पूछा, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम माही था। मैंने उसे गौर से देखा। वो लड़की बहुत ही दुबली पतली और खूबसूरत थी। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। वो मुझे बहुत ही संस्कारी भी लग रही थी। मैंने सोचा, चलो आज मुझे भगवान ने एक बेटी भी दे दिया। कुछ दिनों के बाद ही आदर्श और माही की शादी हो गई और फिर माही विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं बहू के रूप में बेटी को पाकर बहुत ही खुश थी। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था।
मैं भगवान को बार बार धन्यवाद कर रही थी, उसने मुझे इतनी अच्छी बहू दिया है। और जब से मैंने आदर्श का शादी माही से करवाया था, मेरा बेटा और भी मुझे मानने लगा था और मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। मैं अपने बेटे की खुशी को देखकर बहुत ही खुश होती थी। अब मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह के समय जब मैंने अपनी बहू को रस्मों के लिए उठाया, तो मैंने देखा कि वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो वह मुझसे बोली, माँ जी, शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए मुझे इतनी थकान लग रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़ा बहुत और रस्में हैं, इसे करने के बाद तो अपने कमरे में आराम करना। और फिर रस्में करने के बाद मैंने उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। अब शादी के 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने यह ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आ रही थी। आदर्श अपना और बहू का खाना भी कमरे में लेकर ही जा रहा था। मुझे ये चीज बहुत ही अटपटी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है, तो इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रहा है और अभी मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है, तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो शादी के हफ्ते हो गए थे, फिर भी मेरी बहू का वही रवैया था। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। जब बहुत जरूरी होता तब वो कमरे से बाहर आती थी। मैं तो शादी को लेकर बहुत ही खुश थी कि चलो अब मुझसे कोई बात करने वाला हो इस घर में रहेगा। लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा था। न जाने मेरी बहू ने आदर्श पे क्या जादू कर दिया था। आदर्श उसका गुलाम बन गया था। वो उसका खाना पानी दूध सभी कुछ खुद ही लेकर उसके लिए कमरे में जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आदर्श इतना बदल क्यों गया है। उसे तो मेरी कोई फिक्र ही ना रह गई थी। पहले जब भी वह ऑफिस से आता था, तब हम दोनों साथ में बैठकर ही खाना खाते थे और वह मेरा हालचाल और तबीयत के बारे में पूछा करता था। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, वह तो बहू का गुलाम बन गया था। जब मेरा बेटा ही ऐसा कर रहा था, तो मैं किसी और को क्या दोष देती। लेकिन आज मेरा मन यह सब देखकर बहुत ही उदास हो गया था और मैंने सोच लिया था कि आज मैं आदर्श से बात करके ही रहूंगी। शाम को जैसे वो ऑफिस से आया और अपने कमरे में जाने लगा, तो मैंने उससे कहा, बेटा, जब से बहू इस घर में आई है, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। मेरे भी कुछ अरमान है, मैं अपने बहू के साथ बैठकर बातें करूं और उसके साथ मिलकर नई नई पकवान बनाऊं। मैंने जिस दिन माही को पहली बार देखा था, उसी दिन मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता। लेकिन मेरी इतनी बात सुनना था। आदर्श उल्टा मुझ पर ही नाराज हो गया और गुस्सा होकर मुझे कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी इस घर में काम करने के लिए नहीं आई है और वह मेरे लिए इस घर में आई है। आप माही से घर का कोई भी काम नहीं करवाएंगी और ना ही उसे कमरे से बाहर आने के लिए कहेंगी। और रही काम की बात, तो कल मैं 2-3 नौकरानियां लगवा दूंगा और अब आपको भी घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बूढ़ी हो रही हैं, तो पूजा पाठ में खुद में व्यस्त कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने बेटे बहू को अपनी शादीशुदा जिंदगी में अच्छे से जीने दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है और हम दोनों को एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। आपको पता ही है, मैं दिन भर में घर में नहीं रहता हूँ और शाम को जब ऑफिस से आने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या आप नहीं चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताएं? आज मैंने अपने बेटे के मुंह से जब से इस तरह की बातें सुनी थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज उसका यह रूप देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह मेरा वही बेटा है या फिर कोई और। फिर मैंने सोचा, शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही स्थिति होती है, क्योंकि अब मेरे बेटे को मेरी क्या जरूरत है। अब तो उसे अपनी पत्नी में ही पूरी दुनिया दिखती होगी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत ही होशियार समझने लगते हैं और बूढ़े माँ बाप उनकी आंखों में चुभने लगते हैं और इसी तरह जवाब देने लगते हैं। मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा बहू एक साथ समय ज्यादा बिताए। लेकिन मैं भी तो उन दोनों की कुछ लगती हूँ, मेरे भी तो कुछ अरमान है। फिर मैंने सोचा कि आजकल के बच्चों को कुछ पूछना ही बेकार है। मैंने अपने दिल को समझा लिया, आइंदा मैं आदर्श से अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और उसे जैसी जिंदगी जीना है जीने दूंगी। अब मैं एकदम से चुप रहने लगी थी। 2 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे घर में खाना बनाने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले और बर्तन धोने वाली नौकरानियां आ गई थी और अब मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। अब मैं चुपचाप रहने लगी थी और अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाने लगी थी। परंतु कुछ दिनों में मैं नोटिस कर रही थी
कि बहू जब भी किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकलती थी तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। ऐसा लगता था कि उसके पाँव में कुछ हुआ है। न जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो उनकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो रंगत होना चाहिए था। इसका चेहरा तो चांदी जैसा चमकना चाहिए था। लेकिन यह क्या, अचानक से मेरी बहू को ऐसा क्या हो गया? कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? अब आदर्श भी ऑफिस से बराबर छुट्टी लेने लगा था, और अगर किसी दिन ऑफिस जाता तो जल्दी ऑफिस से चला आता था और दिन पर दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। और जब खाना खाने का समय होता तो अपना और बहू का खाना लेकर फिर से कमरे में बंद हो जाता था। मुझे तो ऐसा लगने लगा, अगर आदर्श का यही रवैया रहा तो कहीं उसे नौकरी से न निकाल दे। एक दिन जैसे ही आदर्श ऑफिस गया, मौका पाकर मैंने जल्दी से बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, उसके गालों पे लाल निशान थे और उसके शरीर पे हर जगह नीले नीले निशान पड़े हुए थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी खूबसूरत बहू को अचानक क्या हो गया। जब मैं शादी के पहले देखने गई थी, वो कितनी सुंदर और मासूम लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। आखिर मेरी बहू के साथ यह क्या हो गया? इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? मैंने उसे प्यार से कहा, बहू चलो मैं हॉल में चलता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो बिना कुछ कहे मेरे साथ चलने लगी थी। तो मैंने देखा वो जल्दी से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। फिर मैंने उसे प्यार से सोफे पर बैठाया और उससे पूछा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और इस समय हर पति पत्नी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। लेकिन बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता है। अगर आदर्श इसी तरह छुट्टियां लेता रहेगा और उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। वह मेरी बात तो एकदम से नहीं सुनता। तुम अगर उसे प्यार से समझाओगी तो वह समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम मुझे बहुत ही समझदार लगती हो। अब तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। प्यार के साथ साथ अपना पारिवारिक जीवन भी सुखमय बनाना होगा। मेरी बात सुनकर माही का हाथ अचानक से कांपने लगा। वो मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं आदर्श जी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उससे कहा, लेकिन आदर्श तो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। अगर तुम उसे समझाओगी तो तुम्हारी बात अवश्य ही मानेगा। लेकिन मेरे इस सवालों पर उसने कुछ नहीं कहा और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। मैंने उसकी हालत देखकर उससे कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ और मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। पर वो कुछ ना बोली। मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? यह बात सुनकर माही के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और जैसे ही उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला, तभी आदर्श ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही माही को मेरे साथ बैठे देखा, वो बहुत ही बुरी तरह से माही के ऊपर चिल्लाने लगा और उसे गुस्से से कहा, तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही माही घबराकर जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे की यह बर्ताव देखकर मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी बहू है। क्या मैं उसके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती हूँ? मेरी इस बात पर आदर्श बोला, देखो मम्मी, कान खोलकर एक बात सुन लो। आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दो और मेरे पति पत्नी के बीच में आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें माही की हालत दिखाई नहीं दे रही है? आखिर इस एक महीने में उस फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी हालत इस तरह की हो गई है? वह मुझसे बोला, मुझे उसकी हालत बहुत ही अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका पति हूँ और वह मेरी पत्नी है। मेरा जो मन करेगा, जैसा करेगा, मैं उसके साथ करूंगा और उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और उसके बाद आदर्श अपना और माही का खाना प्लेट में लेकर अपने कमरे में चला गया। यह सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। आखिर अचानक से माही को क्या हो गया? मुझे उसकी हालत देखकर बहुत ही तरस आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मुझे मेरी बहू की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से अपने बेटे के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे से सुनने की कोशिश करने लगी। मुझे बहू की चीखों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो लगातार चीखे जा रही थी। अब तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा
और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मेरा बेटा बहू के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि वो इस तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है। मैंने सोच लिया था कि कल मैं इस बारे में आदर्श से हर हाल में बात करके रहूंगी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अपने बहू की हालत के बारे में सोच सोच कर मेरा मन बहुत ही घबरा रहा था। सुबह जैसे ही हुई, आदर्श का दरवाजा खुला तो मैं उसके पास पहुंच गई और उससे बोली, मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वह बोला, आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है? मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपका बेटा और बहू एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। आप हम दोनों को चैन से जीने क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज्यादा जरूरत है। तो वह बोला कि मम्मी, अब मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, नहीं तो मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा, फिर आप यहाँ अकेले रहिएगा। यह कहकर आदर्श ने फिर से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों न मैं माही के पापा को फोन करके कहती हूँ वे मुझे कुछ दिनों के माही को अपने घर ले जाए। मेरे कहने पर शाम को जब माही के पापा उसे घर लेने के लिए वापस आए तो आदर्श ने हंगामा खड़ा कर दिया और उसने माही को अपने पापा से मिलने भी नहीं दिया और उसके पापा को बहुत ज्यादा बेइज्जती करके उसे घर से भगा दिया। जब आदर्श को यह पता चला कि माही के पापा को मैंने बुलाया था, उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह मेरा बेटा है। उसने मुझे गुस्से से बोला, कैसी माँ है? आपने बेटे की शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही है। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाइए। आप बहुत दिनों से मौसी के यहाँ नहीं गई हैं, तो कुछ दिन वहां जाकर आराम से अपनी बहन के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेले छोड़ दीजिए। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहू की परेशानियों का पता कैसे लगाऊं, लेकिन इस वक्त मैं शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे और मैं हर रोज अपनी बहू की चीख उसके कमरे से सुन रही थी, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अगले महीने ही मेरे बेटे को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर में भेजा गया, लेकिन जब वह गया तो माही को सख्त हिदायत देकर गया, अगर वह कमरे से बाहर निकली और मुझसे भी बात की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा यह हिदायत मुझे भी देकर गया, लेकिन मैं इतने दिनों में इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही गया, मैं तुरंत अपनी बहू को कमरे से बाहर निकलने पहुंच गई। उसके कमरे की हालत देखकर तो मेरे होश उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवर जैसा सुलूक किया हो। मुझे अपने सामने देखकर मेरी बहू मेरे आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, माँ, मुझे इस कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर आदर्श को पता चल गया वो बहुत ही बुरा करेंगे। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी डरपोक कैसी हो सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारे कमरे में से रोज रात में चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आती है? तुम्हें मेरी कसम है। जब मैंने अपनी बहू को अपनी कसम दी तो वह मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे तले जमीन ही निकल गई। वह बोली, माँ, आदर्श हर रोज नई नई अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ दिन में कई बार। इतना कहकर वह फुट फुट कर रोने लगी। फिर वह बोली, वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जैसा उस फिल्मों में दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ करता है, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है, इसलिए मेरी हालत ऐसी होती जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। उसने पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को अय्याशी का अड्डा बना लिया था। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा, माही, तुम इतने दिनों से ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो? तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? तुमने ये सारी बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम यह क्यों नहीं समझी कि मैं माँ बनने से पहले एक औरत हूँ? अगर तुम अकेले हिम्मत नहीं कर पाई तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज उठा सकती थी। तो तुमने उस दिन कुछ भी क्यों नहीं कहा? माही बोली, माँ, दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? वह बोली, आदर्श ने मेरे कई सारे वीडियो बना लिए हैं। उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो सारा वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर मेरी जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। माही की बातें सुनकर मुझे अपने बेटे से नफरत होने लगी।
मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूंगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने माही की शादी अपने बेटे से करके उसकी जिंदगी खराब कर दी। 2-3 दिन बाद ही जब वह घर लौटा तो घर लौटते ही अपने कमरे में जाकर वह माही के ऊपर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और उसके साथ जानवरों वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। और फिर माही दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी चीख सुनते ही मैं उसके कमरे के पास जाकर जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा पीटने की आवाज सुनने के बाद वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया और फिर कमरे से बाहर निकलकर मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालता। इससे पहले ही मैंने उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा मारा। मेरा तमाचा मारने से वह इस तरह से बौखला गया, उसने मेरे ऊपर हाथ उठा लिया। और इससे पहले कि वह कुछ करता, माही के पापा पुलिस के साथ घर के अंदर आ गए और पुलिस को देखकर आदर्श का होश ही उड़ गया। पुलिस वालों ने तुरंत ही आदर्श को गिरफ्तार कर लिया और उसको फोन एक झटके से में छीन लिया। आदर्श मुझसे बोला कि आपने मुझे गिरफ्तार कराया ना, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा, तूने सही कहा, मैं तेरे जैसे हैवान की माँ कभी नहीं हो सकती। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मैं बांझ ही रहती। मैंने अंदर जाकर पहले अपनी बहू की हालत ठीक की और उसके बाद मैं उसे सहारा देकर बाहर लेकर आई। असल में जब माही ने मुझे सारी सच्चाई बताई, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसके किए सजा हर हाल में दिलाकर रहूंगी। और मैंने उसी दिन माही के पापा को फोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उससे कह दिया था कि आदर्श के घर आते ही वह पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाए। आदर्श के फोन में ही माही की सारी वीडियो हमने तुरंत डिलीट करवा दिए। आदर्श का जुल्म साबित हो चुका था, इसलिए उसे जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्वास में केंद्र में इलाज भी चल रहा है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि बीते 3 साल से जब दूसरे शहर में आदर्श नौकरी कर रहा था, उसके कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई थी जो हर रोज उसे तरह तरह की फिल्में दिखाया करता था और वह इसका आदी हो गया था। उसके बाद आदर्श के दिमाग में पूरे समय यही रहता चलता था और धीरे धीरे उसके अंदर सामने वालों के दुख दर्द का एहसास पूरी तरह से खत्म हो गया था। बस उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी थी, जिद लगी रहती थी। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान उन सब चीजों को आदी हो जाता है। इसलिए सजा काटने के साथ साथ उसका इलाज भी कराया जा रहा था। मैंने माही को अपने बेटे से तलाक करवा दिया और आज माही की किसी दूसरी जगह पे शादी हो गई है और वह खुशहाल जीवन जी रही है। अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करके अपने अपने बहन के साथ रह रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।